जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग यूनिट 1 के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। जो यूनिट 1 के जो क्वेश्चन हमने ऑफलाइन में जो टेस्ट में लिए थे उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग ऑफलाइन में नहीं थे वो लोग भी यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दिया गया था। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न, जो लोग ऑफलाइन में थे उनके पास में पीडीएफ मिल गया होगा और जो लोग नहीं थे वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था संख्या 5687331 5,68,731 में किस अंक का स्थानीय मान हजार है। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने था कि किस अंक का मान जो है वो 1000 है और उसमें ऑप्शन दिए गए थे आपको 8, ऑप्शन बी दिया था 7, ऑप्शन सी दिया था 6 और ऑप्शन डी दिया था 5। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रश्न था। आपको बताना था कि किस अंक का जो स्थानीय मान जो है वो 1000 है। तो एक सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है, घबराने की आवश्यकता नहीं थी। आपको इकाई, दशक, सैकड़ा, हजार आपको आना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई 5 लाख जो है 68,000 और 731 जो दिया गया था, इसको पढ़ते कैसे हैं। तो आपके पास में पहला अंक को हम लोग इकाई के नाम से जानते हैं, दूसरे अंक को जो है वो दहाई के नाम से जानते हैं, तीसरे अंक को हम लोग सैकड़ा के नाम से जानते हैं और उसका अगला जो अंक होता है उसको हम लोग हजार के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि 1000 पर कौन सा अंक है, तो 8 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 1000 कौन से अंक पर आ रहा है, तो आपका 8 पे आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिया गया था वो क्या था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में सबसे छोटा योगफल कौन सा है। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में सबसे छोटा योगफल कौन सा है, छोटा योगफल कौन सा है ये आपको बताना था। उसमें ए ऑप्शन में आपको दिया गया था 923 प्लस में 456, बी ऑप्शन में आपको दिया था 701 प्लस में 632, सी ऑप्शन में आपको दिया था 602 प्लस में 788 और डी ऑप्शन में आपको दिया था 513 प्लस में 998। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जो लिखा हुआ है यही ऑफलाइन क्लास में था और सभी लोग जो लोग नहीं थे या ऑफलाइन में थे या जिनसे सॉल्यूशन नहीं हुआ था वो देख ले ध्यान से। तो सबसे छोटा योगफल कौन सा है। देखिए एग्जाम में अब आपके सामने एक समस्या रहेगी कि फटाफट हम लोग कैसे पता कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सारी संख्याओं को नहीं जोड़ना है। आपको अगर बड़ा या छोटा का है तो आपको शुरुआत के अंक जोड़ जोड़ के देखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 9 और 4 को जोड़ा, ध्यान से देखिएगा, 9 और 4 को जोड़ा तो कितना हो रहा है 13। ठीक है, 7 और 6 को जोड़ा तो कितना हो रहा है 13, 6 और 7 को जोड़ा तो भी 13 हो रहा है और 5 और 9 को जोड़ा तो 14 हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा, 14 वाला नहीं होगा। बाकी सब जगह कितना हो रहा है 13 हो रहा है। क्लियर है बात। अब आगे की बात करूंगा, ध्यान समझना कि यहाँ सब में 13 हो रहा है, यानी कि ए, बी और सी तीनों में 13 हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के देखता हूँ तो 2 और 5, ध्यान समझना कि 2 और 5 कितना हो रहा है 7 हो रखा है। और यहाँ पर आपके पास में ध्यान से देखना कि यहाँ पर 0 और 3 कितना है 3 है और 6 और आपके पास में यहाँ ध्यान समझना 0 और 8 कितना हो रहा 8 हो रहा है। ध्यान से देखना 2 और 4 को जोड़ा, इस 2 को और 4 को जोड़, 2 और 5 को जोड़ा ना, सॉरी 2 और 5 को जोड़ा तो 7 हो रहा है, 0 और 8 को जोड़ा तो 8 हो रहा है और 0 और आपके पास में कितना जोड़ा 3, सेकेंड वाले अंक को देख रहा, 0 और 3 को जोड़ा तो 3 हो रहा है। आपके पास में देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास में 2 और 5 को जोड़ा तो 7, यहाँ पर 0 और 8 को जोड़ा तो 8 हो रहा है। तो ये आपके पास में ऑप्शन
ये क्योंकि सबसे कम कहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे बन रहा था। क्लियर है बात? तो अब आपको ऐसे बस प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा आपको अपने आप को उलझाना नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ था वो ये था कि निम्न में 0 मान कौन देगा। निम्न में कौन 0 मान देगा, निम्न में कौन जो है वो 0 मान देगा, ये आपको पता करना कि 0 कैसे आने वाला। ऑप्शन ए जो है वो 30 में भाग लगाना है 0 का। ऑप्शन बी आपको दिया गया था 30 में गुणा करना है 1 का। ऑप्शन सी आपको दिया गया था 30 में अगर भाग लगाएंगे 30 का। और ऑप्शन डी आपको दिया गया था 30 में गुणा करेंगे 0 का। ठीक है, आपको इसमें चेक करना था कि निम्न में से 0 मान कौन देने वाला है, निम्न में कौन जो है वो 0 मान देने वाला है। ठीक है, तो आपको ध्यान समझना है कि 0 मान कैसे आएगा ये पता करना है। तो 0 मान आने का एक ही तरीका है कि या तो देखो गुणे में, है ना, सामान्य तौर पर गुणे में ही 0 आ सकता है, अदरवाइज जैसे जोड़ने में तो 0 कब आएगा, दोनों 0 हो गए, तब घटाने में जितना होगा उतना उतना 0 आता है। ठीक है, तो हम हर एक को चेक करेंगे। अगर ए ऑप्शन को चेक करते हैं तो 30 में भाग लगाना है किसका, 0 का। 30 में हमें किसका भाग लगाना है, 0 का। देखो ध्यान समझना कि अगर 30 में अगर मैं 1 का भाग लगाता हूं तो 30 आता है, लेकिन अगर 30 में 0 का भाग लगाऊंगा तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, अपरिभाषित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपरिभाषित, मतलब ऐसी कोई भाग या वस्तु होती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा 30 में 0 का भाग लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ऐसी दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो पहला तो होगा नहीं। ठीक है, अगला 30 का गुणा 1 में करेंगे, 30 एकम 30, ये भी नहीं होगा। 30 में 30 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। हम लोग 30 में गुणा करेंगे 0 में तो आपके पास में 0 आंसर आएगा। तो आपके पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप लोग आराम से इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीनों प्रश्न आप लोग जल्दी से लिख लें। चलिए, तो आगे की हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगला प्रश्न किस प्रकार से आपको दिया गया है कि जैसे कि 244 प्लस में 8 × 4 माइनस 318 भाग्या 6 बराबर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा कि इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करना पड़ेगा। तो 244 को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, 244 को 244 प्लस में 8 × 4 तो 8 चौक 32। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला सोल्व कर लिया। अब ये माइनस में आपके पास में 318 में 6 का भाग, 318 में 6 का भाग लगाएंगे तो 6 पंच 30 और 6 तिया 18। ठीक है, अभी भी ये सोल्व हो सकता है। इन दोनों को जोड़ करके इस वाले को हम लोग घटा लेंगे तो 244 में 32 जोड़ेंगे तो 276 हो जाएगा और उसमें से मुझे 53 घटाना है। जैसे ही 53 घटाऊंगा मैं आपके पास में, ध्यान समझिएगा, ये 3 रहेगा क्योंकि 7 6 में से 3 जाएगा तो ये रहेगा, यहाँ पर आपके पास में 2 होगा और ये भी 2 होगा। 276 में से 53 घटाएंगे 223, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ठीक है, अगली बात, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा मिसप्रिंट ऑप्शन में है तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि x को घटाया जाता है। ये रोमन संख्या का है, किसका है, रोमन संख्या का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, रोमन संख्या का प्रश्न है। और रोमन संख्या में हम लोग जानते हैं कि रोमन संख्याओं को किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। तो x का मतलब क्या है, ध्यान समझना कि i का मतलब होता है 1, v का मतलब होता है 5, x का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100 और D का मतलब होता है 500। ठीक है, और M का मतलब होता है 1000। ये आपके पास में रोमन संख्याओं के संकेत होते हैं। बोलो क्या होते हैं, रोमन संख्याओं के संकेत। इसने कहा x को किस किस में से घटा सकते हैं। तो x को हम लोग, एक तो ध्यान समझना, एक तो L में से, L जो है L उसमें से x को घटा सकते हैं, पहली बात। दूसरा जो है आप लोग C में, C का मतलब 100 में से भी आप लोग x को घटा सकते हैं। तो जैसे हम लोग, जैसे मैंने x घटाया, L में से x घटाया तो इसको हम लोग बोल देंगे L से पहले लिखना पड़ता है तो XL हो गया। C में से x यानी कि 10 घटाया तो क्या हो जाएगा, XC।
ठीक है। तो ये आपके पास में हम लोग एल में से घटा सकते हैं और सी में से घटा सकते हैं। किसको? एक्स को एल में से घटा सकते हैं और सी में से घटा सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि आपको डी और एम में से हम लोग नहीं घटा सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास में हम लोग एल को कहाँ से घटा सकते हैं, ये आपके सामने प्रश्न था। क्लियर है बात? चलिए अगला प्रश्न जो था उसकी बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न था आपके पास में, निम्न में से कौन सी परिपूर्ण संख्या नहीं है? ठीक है। अगला छठा प्रश्न था, निम्न में से कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं है? कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं है? परिपूर्ण नहीं है तो आपको ढूंढ के बताना था परिपूर्ण कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो 6, ऑप्शन बी जो है वो 496, ऑप्शन सी जो है 8128 और ऑप्शन डी जो है वो 32 है। तो कक्षा 6 में आपको दिया गया है ये कि परिपूर्ण संख्या का कंसेप्ट, परफेक्ट नंबर। परिपूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। तो इसमें से कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है? वर्ग की बात नहीं कर रहा। ध्यान समझना कि परिपूर्ण का मतलब क्या है। परिपूर्ण का मतलब ये है कि गुणनखंड करने के बाद में गुणनखंडों का योग है उस संख्या के बराबर होना चाहिए। गुणनखंड करने के बाद में गुणनखंडों का योग जो है उस संख्या, जैसे कि मैंने कहा 6, ठीक है। ध्यान समझना कि 6 का जैसे मैंने गुणनखंड किया तो क्या क्या हो सकता है? 6 × 1 हो सकता है या 3 × 2 हो सकता है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2 और 3। तो अगर आप लोग जोड़ोगे, ध्यान समझना, किसको? 1, 2 और 3 को जोड़ते हो तो वापस से कितना बन जाएगा? 6। तो इसको बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। तो परिपूर्ण संख्या कौन कौन सी है? तो 6 भी है परिपूर्ण, ठीक। कुछ निश्चित संख्याएं ही परिपूर्ण संख्या हैं। तो 6 परिपूर्ण संख्या है, ये भी परिपूर्ण संख्या है और ये भी परिपूर्ण। केवल और केवल आपके पास 32 जो है वो परिपूर्ण संख्या नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके? ऑप्शन डी हो जाएगा कि 32 जो है वो परिपूर्ण संख्या नहीं है। आप लोग इसको लिख लें, ठीक है। हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास में 6 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। चलिए जल्दी से लिख ले आप लोग। चलिए तो अगले क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 7वां आपको क्या दिया गया है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां आपको क्या दिया गया है, ध्यान देखिएगा। 1506 के लिए रोमन संख्या है, यानी कि 1506 को आपको लिखना किसमें है? रोमन संख्या में लिखना है। 1506 को अगर आपको रोमन संख्या में लिखना है तो सीधी सी बात है कि किसी भी संख्या को अगर आपको रोमन संख्या में लिखना है तो एक सिंपल सा कंसेप्ट जो आता है वो ये है कि आप उस संख्या को टुकड़ों में बांट दें। क्या करेंगे आप लोग? उस संख्या को टुकड़ों में बांट देंगे। जैसे आपको क्या दिया गया है? 1506 दिया गया है, तो 1506 को आप लोग टुकड़ों में बांटेंगे। टुकड़ों में कैसे बांटेंगे कि एक तो 1000, ठीक है, प्लस में 500 और प्लस में कितना कर लेंगे? 6। ध्यान समझिएगा, कोई भी संख्या हो अगर आपको टुकड़ों में बांट दिया आपने तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको आप लोग स्थानीय मान की तरह इसको टुकड़ों में बांट दिया। अब 1000 के लिए हम लोग लिखते हैं m, 1000 के लिए m लिखते हैं, 500 के लिए d लिखते हैं। ध्यान से देखिए, 1000 के लिए m और 500 के लिए d। ध्यान समझिएगा, अब आपके पास में क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर DC दिया है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ, MD दिया है, एक ये हो सकता है। यहाँ पर MC दे गया, ये नहीं हो सकता है। IM, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, तो कौन सा है? ये। यहाँ पर ये कितना है? 6 के लिए क्या हो जाएगा? 5 और 1 6। तो ये आपके पास में MDVI आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन अगर आपको आता हो तब, नहीं आता है तो फिर नहीं सॉल्व हो पाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्षर रोमन संख्या में नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई कौन सा अक्षर है जो रोमन संख्या में नहीं आता है? तो रोमन संख्या में आपको 7 संकेत याद रखने। कितने संकेत? 7। कौन कौन से 7 संकेत है? ध्यान समझिएगा। एक तो I जो होता है 1 के लिए होता है, दूसरा होता है V जो 5 के लिए प्रयुक्त होता है, X जो हम लोग 10 के लिए लिखते हैं, उसके बाद में हमारे पास L जो होता है वो 50 के लिए होता है, C जो होता है वो 100 के लिए होता है, D जो होता है वो 500 के लिए होता है और M जो होता है वो 1000 के लिए होता है। तो ये आपको 7 संकेत याद रखने हैं। प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षर जो है वो रोमन संख्या में नहीं है। तो आपके पास में आपको सीधा दिखना चाहिए कौन सा अक्षर नहीं है। तो N जो है आपका रोमन संख्या में
नहीं है। क्लियर है? कौन सा नहीं है? n जो है वो रोमन संख्या में नहीं है। अब आगे की बात कि निम्न में से कौन सा समूह अवरोही क्रम में है? अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। अब जानते हो अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। तो अब सभी संख्याएं सेम है, ध्यान समझना। इतने जितनी भी संख्या लिखी हुई है 4 संख्या हैं और सब सेम है। अगर सब सेम है तो आपको देखना है ध्यान से कि देखो ध्यान से, एक सब में है, एक की बात खत्म करो। अब इसकी बात करो, यहाँ 3 है, 6 है, 5 है और 5 है। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा कौन? देखो 3, 6, 5, 5 में सबसे बड़ा कौन है? तो आपके पास में 1635 है, वो सबसे बड़ा है। 1635 सबसे बड़ा, या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ध्यान समझना, 1635 सबसे बड़ा है, 1635 बी में आ रहा है और 1635 डी में, दोनों में हो सकता है। 1635 के बाद में 6 के बाद में क्या आ रहा है? 5, 5 दोनों में है, ध्यान समझना। तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, अगली बात, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 5 के बाद में। अब आपके पास में अगला जो स्टेप जो होता है वो किसका होता है? आप लोग देखोगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो अगला स्टेप यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। 3 और 2 में बड़ा कौन है? 3 है। तो 3 यहाँ है। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बड़े से छोटा देखना, बस सिंपल सी बात है कि देखो ध्यान से, नहीं तो ये 135 आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 163 दिख रहा है और ये 152 दिख रहा है और ये 153 दिख रहा है। ध्यान समझना, है ना। जो बड़ा कौन सा? 163, 163 सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आपके पास में? 152 और 153 में कौन बड़ा है? 153 बड़ा है, ठीक है। तो आपने 153 के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद में आपके पास में 152 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में हमने देखिए अब तक 9 प्रश्न देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये 9 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप लोग जल्दी से इसको लिख लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ना ले, स्क्रीनशॉट लेकर के कुछ पढ़ाई नहीं होती है ना। आप लोग लिखें, मैं खुद बोर्ड पे लिख रहा हूँ सारे प्रश्न ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। जल्दी से लिख ले आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? अंक 2, 3, 1, 6, 5 को कम से कम एक बार प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या बनाई जा सकती है? आपको सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर कितने अंक है? 3 और 5 अंक है, लेकिन मुझे 7 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। 7 अंकों की संख्या बनाने का क्या मतलब हुआ? ध्यान समझिएगा कि 7 अंकों की संख्या बनाने का मतलब ये है कि मेरे पास में कितने अंक होने चाहिए? 7 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए? 7 अंक होने आवश्यक है मेरे पास में। ध्यान समझिएगा, कितने अंक होना जरूरी है? 7 अंक। तो यहाँ पर मैंने कितने गोले बना दिए हैं? थोड़ा ज़्यादा बना दिया लगता है, 3 और, ठीक है, अब ठीक है, 7 अंक होना चाहिए। तो 7 अंक आपके पास में है कितने? 5 अंक है। अगर 5 अंक है, ध्यान समझिएगा, 5 अंक है तो अब आपके पास में ऑप्शन क्या रहता है? एक तरीका ये है कि आप इन 5 अंकों को तो भर लो, 5 अंकों को भर लो और उसके बाद में देखिए कि भाई आपके पास में, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 2, 3, 1, 6, 5 कम से कम एक बार तो प्रयोग करना ही करना। ऐसा नहीं कि एक बार प्रयोग आपने नहीं किया, इनको एक बार प्रयोग करना है और आपको बनाने हैं 7 अंक की सबसे छोटी, वो भी विषम संख्या। देखो, अगर आप शुरुआत में बड़ा अंक रख लेंगे, अगर आप शुरुआत में बड़ा अंक, कैसे? जैसे मैंने कह दिया भाई कि एक तो 15, ध्यान समझना, 1, 5 अगर रखता हूँ, 1 और 5 तो 15 है, और अगर 5, 1 रखता हूँ तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? छोटी संख्या। हमें छोटी संख्या को पहले रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो शुरुआत में 100% कितना होगा? 1 होगा। लेकिन कहा कि आप कम से कम एक बार प्रयोग करेंगे, यानी कि आप लोग रिपीट कर सकते हो। अगर मैं 5 को रिपीट करूंगा तो बड़ी संख्या बनेगी, अगर मैं 6 को रिपीट करूंगा तो बड़ी संख्या बनेगी, 3 को करूंगा तो भी बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनने के लिए मुझे शुरुआत में 1, 1 तो लिखना आवश्यक है। अब जो मेरे पास में 5 खाने हैं, मेरे पास में सारी संख्या हैं, 5 खाने हैं, तो अब अभी भी मैं किसी एक संख्या को जो रिपीट किया है वो लिख सकता हूँ, है ना। अभी भी मैं लिख सकता हूँ, ये मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसको लिख दिया? मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। शुरुआत में 3 अंक आपके 1 रहेंगे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गया और ये भी ऑप्शन आपका गया। तो अब आपके पास में ये हो नहीं सकता, ध्यान समझना, क्योंकि 3 अंक आपको शुरुआत में 1, 1 चाहिए, तभी बाकी अंकों की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी अंक तो है ही आपके पास। 1 लिख दे, 2, 3, 6, 5 तो आने ही आने भाई। यहाँ से 2, 3, 6, 5 में आप लोग लिख लो, 2, 3 और 6 और 5, तो आप लिखोगे, पहले 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 और 6 लिख लोगे, ठीक है। तो बाद के अंकों की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 3 अंक शुरुआत के,
3 अंक आपके पास में क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो आपने कहा होगा सर ये क्यों नहीं, 3 अंक यहाँ पर भी है लेकिन बाकी जो है वो क्या हो रहा है, एक ही रिपीट हो रहा है, बाकी आपके 4 अंक रह जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की यानी कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि 1 मिलियन की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 1 मिलियन से पहले की संख्या क्या है। तो अब 1 मिलियन का फंडा समझ में आना चाहिए कि भाई ये मिलियन होता क्या है, 1 मिलियन क्या होता है। तो 3-3 के जोड़े बनते हैं, 1 2 3, फिर 3-3 के जोड़े 1 2 3, फिर 3-3 के जोड़े 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके पास में इकाई होता है, ये दहाई होता है और ये सैकड़ा, और ये पूरा पोर्शन जो होता है वो क्या होता है आपका, 1000 होता है, और ये वाला तीनों को मिला करके क्या होता है आपका, मिलियन ही कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, मिलियन। तो आपके पास में कहा 1 मिलियन, तो आप लोग यहाँ पर 1 लिख दें, बाकी को क्या बना लें, 0 बना लें, बाकी को क्या बना लें, 0। तो ये आपके पास में कितना बन गया, 1 मिलियन बन गया। अब 1 मिलियन में से अगर मान लो 1 घटा लोगे, ध्यान समझना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख और 10 लाख, 10 लाख में से 1 घटाओगे, 10 लाख में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9,99,999 है ना। तो 9,99,999 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब कह रहा है 6 4 8 6 निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगी। तो हमको भाजकता के नियम देखने, क्या देखने हैं, भाजकता के नियम, भाजकता के नियम की बात करेंगे हम लोग। भाजकता का नियम क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा कि जिसका इकाई अंक सम हो 2 से भाग जाएगा, जिसका इकाई अंक सम हो 2 से भाग जाएगा। अगला 3 से भाजकता का नियम है, 3 का भाग 6 में जाएगा, 6 में जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 8 कितना हो गया, 12। तो इसमें पूरे में 3 का भाग जाएगा। अगर 2 और 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भी भाग जाएगा, समझना। अगर 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है तो 6 का, क्योंकि 2 × 3 कितना होता है, 6, तो 6 का भी भाग जाएगा। तो आपका लास्ट वाला है 9 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो आपके पास में किससे विभाजित नहीं होगी, तो 9 से जो है वो क्या विभाजित नहीं होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने आज की क्लास में, है ना, अभी तक हमने जो देखा है वो 12 क्वेश्चन देखे हैं, और उम्मीद करता हूँ ये आपको 12 के 12 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे।